जियाउर रहमान बर्क का नाम और साथ ही आपके एक और साथी के बेटे का नाम इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट में आया है। अब क्योंकि इतना तो तय और बहुत सारी बातों का उल्लेख है कि भाई उनकी बातों ने भड़काया, हिंसा हुई, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब इस पर क्या कह रही है समाजवादी पार्टी सरकार? क्या न्यायिक जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कोई कार्रवाई करेगी इन लोगों पर, या फिर से ये 450 पन्नों की रिपोर्ट एक राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है और उसके विपरीत ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। 24 की हिंसा का 26 के अगस्त में आप रिपोर्ट दे रहे। अगर कोई संज्ञेय अपराध कारित होता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लगाने के बाद भी केवल बीएनएसएस के अंतर्गत 3 महीने का समय होता है संज्ञेय धारा। आप मुझे बताओ, ये रिपोर्ट अब क्यों आई है? और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट में वो कौन सी रिसर्च हो रही थी? जैसा आपने अभी दिखाया कि बर्क साहब ने भड़काया, एक व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा था जिसके द्वारा इस तरीके की चीजें हो रही थी। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर पूर्णिमा हम आपको भी दे दें तो अधिक से अधिक 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी रेलेवेंसी चेक कर लेंगी, फॉरेंसिक करा लेंगी। मैं तो आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या जो भी आपने अभी दिखाया है, जियाउर रहमान साहब का जो बयान आपके पीसीआर ने चलाया है, एक शब्द भी उकसावे के थे क्या? ये मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद थी। तो ये बर्क साहब तय करेंगे रहेगी? अदालत ने कहा था कि सर्वे होगा। अदालत ने कहा था कि सर्वे होगा। कपीश जी मानते हैं, और आप तो बार बार मुझे अपनी वकालत की बातें बताते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर अदालत ने कहा कि सर्वे होगा, सर्वे अपना रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद तय होगा कि भाई वहां पर क्या है, तो ये बर्क साहब तय करेंगे कि मस्जिद रहेगी, ये बर्क साहब तय करेंगे। और आप इस बात से इनकार कर दीजिए सर, आप ये कह दीजिए कि उसके अगले दिन सर तन से जुदा के नारे नहीं लगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि वहां पर माहौल नहीं भड़का। आप ये कह दीजिए कि पुलिस वालों की जान नहीं गई। आप ये बता दीजिए कि हथियार नहीं लूटे गए। तो इंस्टिगेशन तो है ना। सर मेरा हो गया, बर्क साहब का अभी तक नहीं हुआ। मेरा तो हो गया, मेरा हो गया, बर्क साहब का अभी तक नहीं हुआ। और आप क्या करेंगे ये बता दीजिए कि आपका कब तक होगा इस पर कुछ? आप ये बताएं, आपने पक्का बोल लिया ना? सर कुछ और हो तो कपीश जी, आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे अब, या फिर इस रिपोर्ट पर बैठे रहिएगा? आपने बोल लिया ना, अब हमको बोलने जवाब दीजिएगा। एग्जैक्ट जो मैंने सवाल पूछा उसका नहीं, जवाब देंगे, लेकिन आपके हिसाब से नहीं देंगे। बोलिए ना कपीश जी। पहली चीज तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 लोगों के बीच में अगर विवाद है, चाहे वो 2 व्यक्ति हो, चाहे 2 समाज हो, चाहे 2 जाति के लोग, अगर वो व्यक्ति अपनी बात कह रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उकसावा है। हाँ, अगर वो कोई कहता है कि ये आ रहे हैं, ये गिराने वाले हैं, इनको हमें रोकना है, सबको मारना है, ये उकसावा है। इसी की कानून की पढ़ाई की है हमने, और कम से कम हमें अपना सिखाएं कि क्या उकसावा होता है। उकसावे की परिभाषा भी मैं जानता हूं। उकसावे और खास तौर पर संभल, और संभल में उकसावा, और संभल में दंगे का इतिहास, संभल में 2 ही लोगों का जीतना, और उनका पार्टी, आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखना। जाहिर बात है कपीश जी कि मुझे आपको वो सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप ही बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नहीं साहब सुनिए, इधर उधर घूमकर मत जाइए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, मैंने आपसे बहुत क्लियर सवाल पूछा था और मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। And I'll stick to my question again. मैंने पूछा कि ये 450 पन्नों की रिपोर्ट क्या राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी, या समाजवादी पार्टी अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई करेगी? बहरहाल आप ना करें, समाजवादी पार्टी सुन लें, समाजवादी पार्टी एकदम स्पष्ट इस बात को कह रही है कि अगर सरकार को लगता है कि ये जायज रिपोर्ट है तो जो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं करें। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। बताइएगा कौशल कांत मिश्रा जी, में डाल देंगे आप, क्योंकि रिपोर्ट सामने है, रिपोर्ट सामने है, ठीक है, जवाब ले लीजिए कपीश जी। कौशल जी, रिपोर्ट सामने है, सरकार क्या करेगी? सरकार अभी 27 के चुनावों तक इस मुद्दे को भुनाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा लेने की कोशिश करेगी, या जब क्लियरली इसमें नाम मेंशन है कि भाई ये थे,
तो उन पर कोई कार्रवाई करेगी कानूनी तौर पर? क्या करेगी सरकार? वैसे इस पैनल में बैठे जज साहब ने तो फैसला दे ही दिया है कि ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं है, बायस्ड है, इस पे कुछ विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी पूर्णिमा जी, मेरे मित्र ने सवाल उठाया कि पूर्णिमा जी कितने दिन लगेंगे आपको, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितने दिन लगेंगे, पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। तो पूर्णिमा जी, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, समाजवादी काल का सबसे गंदा दंगा हुआ था। उसमें विष्णु सहाय की रिपोर्ट कितने दिन में आई थी, समाजवादी प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। 2 साल से ज्यादा का समय लगा था। तो जब कोई दंगा होता है और उसकी जांच होती है, उसकी रिपोर्ट अगर सच्चाई के तौर पे दी जाए तो उसकी रिपोर्ट में लिखे गए एक एक शब्द की वैल्यू होती है, इसलिए समय लग सकता है। अब आपको पता चलना चाहिए कि उस दंगे की रिपोर्ट में आया क्या था। सबसे पहले उस रिपोर्ट में आया कि वो पहले से पूर्व नियोजित था, प्लान्ड किया गया था। प्लान कब बना था? जब कोर्ट ने आदेश दिया था उस मस्जिद कहें, मंदिर कहें, हम तो मंदिर ही मानेंगे क्योंकि वो तो मंदिर ही था, तो उस मंदिर की जांच का जब आदेश दिया था, भड़काऊ भाषण का जिक्र किया गया है। उस भड़काऊ भाषण में, जिस भाषण के बारे में मेरे मित्र कह रहे थे उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने भी किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन सारे भाषण जो होते हैं दंगाई और भड़काऊ ही होते हैं। इसके अलावा भूमिका में साफ लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है। क्योंकि तीनों लोग जिनके नाम है वो तीनों समाजवादी पार्टी के आते हैं, बर्क साहब, सोहेल इकबाल साहब और जामा मस्जिद कमेटी पूरी सब समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और पुलिस को और प्रशासन के बारे में जो कहा गया है, उनको क्लीन चिट दी गई है। क्यों? उनके किसी भी गोली से कोई नहीं मरा। जो 4 लोग मरे हैं वो चारों लोग पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। फॉरेंसिक जांच होकर के रिपोर्ट आई है। मौतें हुई है कुल 4 और हिंसा का साहब, अरे जज साहब प्लीज, अरे एक तो मैं आप दोनों, अरे एक सेकंड कौशल कांत जी, मैं आप दोनों वकीलों के चक्कर में बीच में फंस जाती हूँ। अरे आप दोनों लोग अपनी अपनी तरीके की वकालत शुरू करने लगते हैं। अरे कौशल कांत जी प्लीज, कपिल जी, मैं तो प्लीडर हूँ भाई, मैं तो प्लीड कर रहा हूँ। ठीक, कपिल जी पूर्णिमा जी देखिए, अब मैं तो इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। अब मैं जब जवाब दे रहा हूँ इनको पेट में दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी, कपिल भाई, अगर आप ये वाली डिबेट चाहते हैं जैसे अभी कर रहे हैं तो पूरा प्रोग्राम बचा है, मैं भी वैसी कर सकता हूँ। बेहतर हम दोनों अपनी अपनी बात कहें, हमारा आपको कोई झगड़ा तो है नहीं। आप अपनी पार्टी की बात कहिए, मैं अपनी पार्टी की बात कहता हूँ। आप बहुत अच्छे वकील हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं एक मिनट, मैं वो बता रहा हूँ जो रिपोर्ट में आया है। अरे सुनिए ना, अरे आ गए ना कपिल जी, समाजवादी पार्टी। कपिल जी मुद्दा ये नहीं है, पूरे कपिल जी मुद्दा ये नहीं है कि कहीं पर दंगे होते हैं तो उसकी जांच रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है न्यायिक जांच के रिपोर्ट आने का, उस न्यायिक जांच में कुछ नामों का उल्लेख होने का जिसका फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ताल्लुक आपकी समाजवादी पार्टी से है। बिल्कुल नहीं, ये तो लिखा गया है भाई। अच्छा ये बताइए, जियाउर रहमान भट्ट साहब आपकी पार्टी के नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जियाउर रहमान पर किसके हैं? ये रिपोर्ट जवाहर रहमान किसके सांसद हैं? इसीलिए 2 आप साल बताओ। लग गए। अरे भाई सुनो तो दोस्त, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं वकील साहब? अरे वकील साहब इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा भैया। अरे सुनिए ना, ठीक है कपिल जी प्लीज रुकेंगे, कपिल जी प्लीज रुकेंगे। ओके कपिल जी एक सेकंड, मेरा सवाल ये नहीं था मिश्रा साहब, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था कि आपके सामने रिपोर्ट है, अब आप लोग कार्रवाई करेंगे या इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे? पूर्णिमा जी रिपोर्ट आई है, हाँ। कार्रवाई न्यायोचित वकील साहब बैठे हुए हैं। हाँ। न्याय ये कहता है जब रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाता है, सदन में जब वो उसकी अनुशंसा होती है, अनुशंसा जब पास होती है तो उसके हिसाब से आदेश दिया जाता है। ठीक है, अभी तो रिपोर्ट आई है, ये सदन चलने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है अगर वो रिपोर्ट की अनुशंसा लागू हो गई। ओके रंगरेज साहब, ठीक ठीक है, कपिल जी समस्या हो जाती है आप लोगों के रहते साहब, आप और लोगों से सवाल नहीं लेने देते हैं। आपके पास रंगरेज साहब आप बाद में मुझे मत दोषी ठहराइएगा। ठीक है रंगरेज साहब आपसे मेरा सवाल है,
कोई भी अगर न्यायिक जांच की कोई अदालत का आदेश होता है, उस पर कुछ सर्वे हो रहा है, फिर उसके बाद एक न्यायिक जांच रिपोर्ट होती है, वो सामने आती है, हर बार क्या हम उस जांच रिपोर्ट को एक राजनीतिक चश्मे से देखकर खारिज कर देंगे या उसकी गंभीरता को समझेंगे? क्योंकि आप और मैं दोनों ये चाहेंगे कि इस देश में कहीं पर भी दंगा नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं पर भी दंगा हुआ है, और खासतौर से संभल जैसी स्थिति में जहां पर हिंदू परिवारों ने कैसा पलायन किया, क्या परिस्थितियां वहां पर रही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 78 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो संभल में तो ये सब कुछ, तो ऐसे में क्यों नहीं, अगर रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम दर्ज है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप उसकी निंदा कीजिएगा या डिफेंड करिएगा, चूज आप कर लीजिए। रंगरेज साहब, देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से जांच रिपोर्ट बनती है और किन दबाव में वो लोग रहते हैं और कौन लोग उन्हें चिन्हित करते हैं, कौन जांच करते हैं, ये सारी चीजें पता है सबको कि ऐसी जांचों पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ये अभी बता रहे थे कि दंगे की प्लानिंग की गई, सपा की तरफ से की गई, और खास तौर से मरने वाले भी मुसलमान थे, और जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और उनके खिलाफ जब वहां की न्याय जो अदालत थी उन्होंने जो ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ जो है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए अनुज कुमार के, मगर अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर ना होके वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। और जिस तरीके से जब सर्वे हो रहा था, जो सर्वे के दौरान जो विष्णु शंकर जैन है, जो जिसने पूरी संभल की जो है एक रणनीति बनाई और पूरा साजिश करी, जिसने दंगा और फसाद जो संभल में कराया, जिसने जय सिया राम के नारे लगाते हुए वहां से गलियों में से निकलते हुए आया और पुलिस फोर्स के साथ जिस तरीके से उसने वहां पे पूरा प्लानिंग की, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि खास तौर से जय श्री राम के नारे लगाना क्रिमिनल ऑफेंस है या सर तन से जुदा के नारे लगाना क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा? रंगरेज साहब, आप क्या लगाना चाहेंगे? सर तन से जुदा बोलना चाहेंगे? और जय श्री राम तो खैर आप बोलिएगा ही नहीं, और बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर खैर मैं छोड़ देती हूं, मैं उसमें नहीं जा रही। पर दोनों में से क्रिमिनल ऑफेंस क्या है, ये बताइएगा जरा। देखिए ना, मेरा कहना है, मैं तो ना सरतन से जुदा के साथ में इस तरीके की बातें मैं करता हूं, और ना ही हम ऐसी हिंसा का मैं हमेशा कंडेम करता हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। हाँ। मगर जिस तरीके से अदालतें, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है देश के अंदर कि जो 1947 में जो धार्मिक स्थान है जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसके बावजूद भी यूपी के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर एक हिंदुवादी एक संगठन राम मंदिर बनने की कसक गई नहीं रंगरेज साहब आपके अंदर से? करा देते हैं, तो ये राम मंदिर बन गया लेकिन कसक नहीं गई अभी तक कि कैसे बन गया। रंगरेज साहब एक छोटा सा इंटरप्शन, आप कह रहे हैं ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पर कहीं पर भी जहां पर भी ये विवाद हो रहा है वहां पर कोई इंडिविजुअल नहीं जा रहा, सब जगह कोर्ट के आदेश से हो रहा है। कैरेक्टर नहीं बदल सकता, लेकिन कैरेक्टर की जांच करना जरूरी है कि वो है क्या, यही वर्शिप एक्ट कहता है। और अगर बिना कोर्ट के आदेश के करना होता तो पूरे हिंदुस्तान से साफ हो सकता था जितने भी जगह विवाद है, लेकिन सब जगह कानूनी तौर पे हो रहा है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ठीक है रंगरेज साहब, बात पूरी करेंगे जल्दी। देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पे धमकी दे रहे हैं, अभी कह रहे थे कि जो वहाँ पे जमा मस्जिद है, धमकी क्या दिया भाई? वो मंदिर है। पहली बात तो मुझे आप पे शर्म आती है, आप इस तरीके की भाषा का जो है वो करते हैं। आपको जरा समझ नहीं है, अकल नहीं है, या क्या आपके पास शऊर नहीं है? आप इस तरीके के सारे हिंदुस्तान से सारा हट जाता। अरे कल को मैं भी खड़ा होकर कह दूंगा कि मैं सारे सब, तो ये भाषा ही भड़काऊ भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, या इनके संगठन जो बजरंग दल है, बीएचपी है, किस ऐसे बात की बात कर रहे हैं आप? पाबंदी नहीं लगेगी। और ऐसे जो हमारे अच्छा ठीक है, भाई कौशल मिश्रा जी बैठे हैं, इनके गलत क्या बोला? रंगरेज साहब, ये भी भड़काऊ भाषण रंगरेज कर रहे हैं। साहब एक आपने शुरू में बताइए मैंने गलत क्या बोला? नहीं रंगरेज साहब, क्या भड़काऊ भाषण? रंगरेज साहब आपने शुरू में एक लाइन बोली, रंगरेज साहब आपने शुरू में एक लाइन बोली कि ये जितनी भी जांच रिपोर्ट आती हैं इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपने यही कहा ना, ये सब बेकार होती है, यही कहा आपने? बिल्कुल बेकार है, यही कहा आपने? ठीक है, आपने ये बेकार कहा। तो मुझे ये बताइए कि 1984 सिख विरोधी दंगों के बाद आपने कमेटी गठित की थी, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, आप उस रिपोर्ट को गलत मानते हैं, पूरी तरीके से सिरे से खारिज करते हैं। भागलपुर दंगे हुए, जांच रिपोर्ट आई, उसको आप सिरे से खारिज करते हैं, कहते हैं कि वो तमाम रिपोर्ट बेकार थी। फिर श्री कृष्ण आयोग आपने मुंबई दंगों के लिए बनाया, उसकी डिटेल रिपोर्ट आई, आप उसको पूरी तरीके से खारिज करते हैं। और ये सारी की सारी रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में आई हैं।
तो कह दीजिए कि सारी की सारी ये रिपोर्ट बेकार थी, इनका कोई लेना देना नहीं था, देवर ऑफ नो यूज, देवर ऑफ नो यूज। देखिए पूर्णिमा जी, हमारी जो जांच और हमारी जब सरकारें थी तो ट्रांसपेरेंसी से सारे काम होते थे, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 अरे वाह सरकारें आई वाह वाह, तो आपके पास फिर अब मुझे लगता है कि जो वॉशिंग मशीन इनके पास है, आप आरोप लगाते हो वॉशिंग मशीन फिर कभी आपके पास हुआ करती थी। जांच करने वाले लोग सर मुझे लगता है कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट का सम्मान आपको करना चाहिए। आपका काल रहा तो आपने किया, बहुत अच्छी बात है। जब दूसरे की सरकार है, अगर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आती है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उसका सम्मान कीजिए। चुनाव लड़ना है, साथ साथ यहां पर निंदा नहीं कर सकते नाम लेकर बर्ग साहब की, मत कीजिए, आपकी चुनावी मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन बेकार कम से कम मत बताइए इसे। कौशिक साहब आपका टेक जल्दी से मैं इस पर लेती हूं, मैथिल साहब फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। कौशिक साहब देखिए, एक बात तो है बहुत इंपॉर्टेंट, संभल का इतिहास, और मैंने पहले भी जिक्र वहां से हिंदू पलायन और तमाम बातें, और उससे पहले भी हमने दंगे का इतिहास वहां पर देखा है। इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, चुनाव के पर्सपेक्टिव से अब न्यायिक जांच रिपोर्ट में ये तमाम बातें आना आपको क्या बताती हैं? देखिए पूर्णिमा, सच बात यह है कि दंगा किसी भी सभ्य समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और जितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए होनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन राजनीति में इस तरह के रिपोर्ट का बड़ा मायने होता है, टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि 2-4 महीनों के बाद में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उस बीच में यदि ये रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट भी कई उसमें सवाल है, जिस सवाल पे बात करने में कोई गुनाह नहीं है। यदि रिपोर्ट ये कहती है कि उसमें से 4 से 5 लोग मारे गए और एक ही समुदाय के मारे गए, पुलिस एकदम क्लियर कर दिया गया कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, किसने मारा उसको, इस बात का भी तो जिक्र होगा उसमें निश्चित तौर पे। नहीं, उसमें तो फाइंडिंग्स है ना। मैंने कहा, वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हम टारगेट किसी और को कर रहे हैं, किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, कहा दूसरी बात, समुदाय कहाँ कर रहे हैं? मेरी बात तो हो जानी है। नहीं, समुदाय कैसे टारगेट कर रहे हैं, क्लियर करते चलिए, समुदाय कैसे? जब कभी भी राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की न्यायिक जांच कमेटी बैठाई जाती है, हमेशा से विपक्षी पार्टियां उस पर संदेह की दृष्टि से देखती रहती हैं। ठीक है, हम सीधा उदाहरण के तौर पर झारखंड में देख ले, बच्चे बैठे हुए हैं, सीआईडी की जांच हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, हमें राज्य सरकार पर यकीन नहीं है, हमको सीबीआई से जांच चाहिए। बच्चे कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह रही ना। नहीं, वो समझदार है बच्चे। वैसे मेरी बात नहीं है, वो ठीक वैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जब कभी भी इस तरह से आयोग का गठन होता है, कमेटी की गठन होती है, तो एक संदेह तो होता ही है कि राज्य सरकार के पक्ष में इसका फैसला जाने वाला है, और टाइमिंग यदि खास करके इलेक्शन के आसपास में यदि हो तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। और ये सवाल क्या है, ये न्यायिक जांच रिपोर्ट क्या है? न्यायिक किसकी नजर है इस पर? मैंने कहा कि राज्यपाल नजर है इस पर? मेरी बात तो, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए, वो चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा हो या 3 सदस्यीय जज के द्वारा हो, या फिर उसमें आईएएस ऑफिसर को उसमें शामिल किया गया। नहीं, तो इसमें एक समुदाय कैसे सर? मैं फिर कह रहा हूं कैसे कि एक सेकंड कौशल कांजी, यदि समाजवादी पार्टी के उस सांसद को टारगेट करके कहा जा रहा है कि उसके वजह से या माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, मेरी बात सम्मान के साथ, वहां पर कौन था उस वक्त, किसको सुना आपने? वो पार्टी तो वो खुद कौशल कांजी गए थे क्या? तो क्या बर्ग साहब की इस बात को नहीं सुना जाएगा? क्या वो ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ सुनियोजित था पहले से? एक पक्ष ये है, नहीं, उस पक्ष को आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो पक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ सुनियोजित पहले से था, इस तरह से माहौल बिगाड़ने की बात थी, बात का बतंगल बना करके वहां माहौल खराब करने की बात थी, और उसका नतीजा ये। मैं दंगों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। किसने किया? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसने किया? बात का बतंगल किसने बनाया? मैंने कहा कि जो तन से जुदा के नारे क्यों लगे? मैंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बना? मैंने कहा बड़ी से बड़ी तादाद में जो टाइमिंग को लेकर प्रश्न है, निश्चित तौर पर वो प्रश्न संभल हिंसा को इसी स्टूडियो में बैठकर मैं कवर कर रही थी सर। संजीव, क्या हालात बने थे ये आपने भी देखे, मैंने भी। 10 सेकंड जी, पूर्णिमा जी 10 सेकंड। संजीव भैया सिर्फ ये बता के जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये बार बार इलेक्शन टाइमिंग पे सवाल ना उठे, तो चाहती है पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रावधान लागू हो जाए। आप उसके साथ हैं? आप ये ज्ञान देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को कि इसके लिए रेडी हो जाए? वो उसका भी विरोध कर रही है। जिस दिन केंद्र से बाहर होते और मजबूती के साथ ये बात कहते, हम आपके साथ होते। मतलब केंद्र में है ये समस्या है, आपकी निगाहें कहाँ है? केंद्र में है ये समस्या है। चलिए मैथिल साहब, पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं साहब। मैथिल साहब सारी बोले नहीं है हिंदुस्तान के लोग। मैथिल साहब, एक तरफ जांच का दायरा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव, अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जो वंदे मातरम। पर बहुत शांति से मैंने सुना, चाहे वो हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज क्यों ना हो, और चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक क्यों ना हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही क्यों ना हो, उन सब के लिए जो ये न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई है,
वो रिपोर्ट इनके लिए गंभीर ही नहीं है, इनके लिए वो कहीं जस्टिफाई नहीं करती, कहीं इनको लगता है कि वो एड्रेस करने लायक ही नहीं है। वो रिपोर्ट जिसको कि जुडिशरी ऑर्डर्स के बाद आई है, जो रिपोर्ट जज साहब उसके अंदर उस इन्वेस्टिगेशन टीम में है। मैं ये समझना चाहता हूं इन तीनों महानुभावों से, भारतीय न्याय व्यवस्था पे यदि आपको विश्वास नहीं तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका से बुलाया जाए जजों को, तब जाके आप जो वो न्यायिक जांच की रिपोर्ट देंगे उसमें मानेंगे क्या? मतलब कहीं तो रुकोगे कि नहीं रुकोगे? मतलब अब न्यायिक जांच में भी आप प्रश्न उठाओगे। मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। देखिए, सुहेल इकबाल जो कि सपा के सांसद इकबाल महमूद का बेटा है, उसके विषय में यह कहा गया कि वो और जिया उर रहमान बक्र जो कि सपा का जो सांसद है आपका संभल से, इन दोनों में राजनीतिक दुश्मनी भी है। और वहां पर जो मॉब इकट्ठा हुआ था, उस मॉब में दो धड़े थे, एक सपा विधायक की तरफ से था, एक सपा सांसद की तरफ से था। और वहां पे जब कोर्ट के द्वारा आदेशित वो जो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां गई थी हरिहर मंदिर में, जिसको कब्जा करके वहां पर वो ढांचा बनाया गया है, हरा वाला ढांचा, उसको वेरीफाई करने गई थी, तो वहां ये दोनों धड़े जो थे वो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमानों का जो है मसीहा बताने के लिए, राजनीतिक गेन करने के लिए एक दूसरे के संग नारे लगा रहा था। और ये चीज फैक्ट फाइंडिंग में आई है रिपोर्ट में। और गोलियां जो है वो आपस में चली है, विधायक और सांसद इन दोनों की। और आपको याद दिला दूं, उस समय में जब ये हिंसा हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी सपा सांसद और विधायक को साथ बैठाकर सुलह करवा रहा था। ये लोग गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उस समय में तो इन्होंने जो चिल्लाइए टिकट नहीं मिलने वाला। कबीर जी, वो जितना मर्जी चिल्ला लो, वो 22 मिनट तक 23 मिनट तक बैठकर बाकी सबका प्रवचन सुन रहे थे। सुनिए, अगर सब प्रवचन है कपीश जी, तो वो 22-23 मिनट तक बैठकर आप सबका प्रवचन सुन रहे थे, तो मैं उन्हें 3 से 4 मिनट बोलने दूंगी। कोई दिक्कत इसमें? समस्या बोलिए जल्दी से। मैथिल साहब बात पूरी कीजिएगा, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है, जल्दी से मैथिल साहब। देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, आप मुझे रेफर करके बात करिए, बोलिए। देखिए कपीश श्रीवास्तव जी जितना मर्जी चिल्ला ले, मैथिल साहब मुझे रेफर करिए, मैथिल साहब मुझे रेफर करके बात पूरी कीजिए। इनको टिकट नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी ओके, नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे भाड़ों को टिकट नहीं मिलता। ठीक है, आप जैसे भाड़ों को नौटंकी करने वालों को नहीं। और सही, और बात यह है कि जियाउर रहमान बर्क जिनका नाम आया है इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि उससे पहले उन्होंने कभी विवादित बयान ना दिए हों। इससे पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए। उन विवादित बयानों को हमने चर्चा के केंद्र में रखा और उन्होंने तो सीधे तौर पर यह भी कह दिया था कि हिम्मत है तो तुर्कों की बनवाई इमारत को खत्म करके जरा दिखा दे, यूपी सरकार को चैलेंज देते। और भी कई बयान है उनके, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ पहली बार भड़काऊ कहा हो। सर, पॉलिटिक्स कानून से ऊपर तो नहीं हो सकती कि रखना है उसको? टाइमर लगाने से पहले 10 सेकंड हम जनरल बातें कह दें। टाइमर में ही बोल दीजिएगा सर, प्लीज सुन लें। हाँ, बोलिए। क्या आप अपने डिबेट में सूर्य मैथिल साहब ने जो हम लोगों के लिए भांड और तमाम इस तरह के शब्द यूज किए हैं, आपने रोका नहीं, तो क्या आपका ये मैं कपीश जी क्लियर कर देती हूँ। कपीश जी मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं सुनने में मेरे नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं अगर उन्होंने कहा है तो मैं इसका नहीं, मैं इसका खंडन करती हूँ। मैं पूरी तरीके से ऐसे शब्दों के लिए उनको पहले भी टोकती आई हूँ, उनको हमेशा टोकती हूँ, और अगर आज मुझसे नजरअंदाज हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और मैथिल साहब एक बात सुनिएगा, मैथिल साहब एक बात बहुत क्लियरली सुन लीजिएगा। आज आप इसको पहली दफे तो नहीं लेकिन आखिरी बार इस बात को समझ लीजिए कि दहाड़ के कार्यक्रम में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो।
नहीं, आपने इनको लिबर्टी दे रखी नहीं है क्या होगा, कुछ भी बोलने के लिए? नहीं होगा, मतलब नहीं आपने होगा। इनको लिबर्टी दे रखी सिंपल है लाइन क्या? है, नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मैथिल साहब नहीं होगा। ये बात आप आज गांठ बांध लीजिए, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। कपीश जी अपनी बात को पूरा करेंगे, अब आपका टाइमर शुरू होता है। टिकट देखिए पूर्णिमा जी, बहुत स्पष्ट बात है कि समाजवादी इस बात को मानती है कि ये जो रिपोर्ट आई हुई है ये एक तरफा रिपोर्ट है। हम इस रिपोर्ट के साथ नहीं हैं, सरकार इस रिपोर्ट के साथ खड़ी है। उनके पास जो भी विधिक कार्रवाई करने का अवसर हो वो बिल्कुल उसको एंजॉय करें। लेकिन हकीकत ये बात है कि ये रिपोर्ट जानबूझ करके 2 साल के बाद ऐसे समय पे लाई गई है जब राम मंदिर चोरी का मुद्दा हो। तो कार्रवाई जहां पे करेंगे तो पेपर फिर लीकेज के कार्रवाई मुद्दे करेंगे हो, तो इसको विक्टिम कार्ड तो दबाने नहीं के प्ले उद्देश्य कीजिएगा से लाई सर। गई है। और हम पूरी तरीके से आपको ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल, आप विधिक रूप से आप हमारे ऊपर केस लाते हैं, हम उस केस को न्यायालय में लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे, क्योंकि ठीक है। इनकी जितनी फाइंडिंग है सब गलत है। ठीक है। ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये 12 बोर की जो चीजें बंदूक की से निकली हैं वो पुलिस के किन इन लोगों ने सर लूटी गई थी, इस बात का जिक्र है। लूटी गई थी, इस बात का जिक्र है। कलेक्ट करने की लूटी ताकत गई जो थी, है इस बात का आयोग में जिक्र नहीं है। होती। रंगरेज साहब, देखिए पूर्णिमा जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत ही हम सुनते आ रहे थे लगातार। मगर दूसरी बात, हम एक और बात कह रहे हैं, इस जांच रिपोर्ट में एक बहुत सारी कमियां इसमें ये भी है कि वो जो 4 बच्चों को गोली लगी थी, उन गोली मारने वाले उन लोगों का क्या रिकॉर्ड रहा, किन लोगों ने उन लोगों को गोली मारी, किन के ऊपर जांच हुई और किन लोगों को उसमें दोषी सिद्ध किया गया, और जिन पुलिस वालों ने अवैध तरीके से बिना किसी उसके गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, उन पर क्या कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से, वो कोई कार्रवाई मोदी जी योगी जी की तरफ से कोई नहीं रंगरेज साहब, हुई। जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई रंगरेज साहब, और एक दो तरफा तरीके की जांच FIR रिपोर्ट बनाई होती है गई सर। है, ये सर। दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक, रंगरेज लगातार साहब, दो मुसलमानों को तरीके की सेकंड क्लास FIR सिटीजन होती है। बनाने का काम कर रही है। 2 तरीके की और FIR लगातार- होती है। रंगरेज साहब सुनिए, एक होती है नामजद FIR, एक होती है बिना नाम की FIR। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में से किसी की भी गंभीरता कम नहीं होती। अब इसमें आपका किन किन, कौन कौन, कहां कहां, किस किस, ठीक है, लेकिन अब जिसका नाम है उसका नाम तो है, उसको माइनस ब्लैंक तो नहीं कर दीजिएगा कि है ही नहीं। देखिए अभी जब आपने अभी जांच रिपोर्ट बताई, जो 405 पन्ने 450 पन्ने की जांच रिपोर्ट आई है, अगर उसमें जो भी लोग हैं जो जांच रिपोर्ट में आई है, उन लोगों की उनकी बात क्यों नहीं है? जो 4 बच्चे मारे गए और कितने सारे बच्चे घायल हुए, कितने सारे लोग ठीक। वहां पे परेशान हुए, किस तरीके से जवाब नाजायज दीजिएगा तरीके से कौशल मुकदमे कांत जी। लगा के उनको जेल में ठीक। डाला गया, कौशल कांत उनकी जी, न्यायिक ठीक है जांच कब रंगरेज साहब, होगी? ओके कौशल कांत जी। पूर्णिमा जी, इसी प्रोग्राम में ये कहा गया कि जय श्री राम जैसे भड़काऊ नारे को दे करके लोग आए थे जांच करने के लिए। तो मैंने मुझे नहीं टोका समझ उसके में लिए। आता, मैंने टोका जय उसके श्री लिए राम, कौशल कांत। जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में लगेगा? भगवान चाहेंगे तो वहां पे भी लगेगा। हम तो यही चाहते हैं, ठीक। और वो भड़काऊ नारा है तो पूरे देश में हर घर में लगेगा, जिसको भड़काऊ लगता है लगता रहे। अब बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की। मुजफ्फर के नगर के दंगों पर अगर रिपोर्ट आती है 2 साल बाद तो वो सही होती है, यहां 2 साल बाद आती है तो गलत होती है। और मुजफ्फरनगर के दंगों को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि पूर्णिमा जी पता है 50,000 घर वहां से विस्थापित हुए थे। 50,000 घर, और वहां पे कुल मौतें दिखाई गई थी 62। उस समय भी जब मौतों का आंकड़ा आया था तो पूर्णिमा जी लिखा गया है कि 40 मुसलमान मरे थे और 20 हिंदू मरे थे। तो अगर वो रिपोर्ट सही हो सकती जिसमें 50,000 हिंदू विस्थापित हो गए पर मरे 20 और मारने वाले ज्यादा मर गए, तो यहाँ पर जिस तरीके से अविश्वास, अरे ठीक है सर, बोले भाई, ठीक है मैं सर, आपकी समझ की ठीक है, टाइम बाउंडेड रहेंगे, ठीक है, टाइम बाउंडेड रहेंगे। कौशिक साहब, समाजवादी पार्टी को 30 कहा सेकंड्स गया मैं है आपको जिस दीजिए। गाड़ी ठीक है कौशिक कांत जी, रुकेंगे आप खाली आरोप सर, रुकेंगे पूर्णिमा 2027 बेहद महत्वपूर्ण साल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 10 सालों के बाद में वो जाएगी चुनाव करने के लिए, चुनाव में कूदेगी वो। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में हाशिए पे खड़ी है उत्तर प्रदेश में। विपक्षी पार्टियां लगातार तरह तरह के, चाहे वो चंदा चोरी हो या दान चोरी हो, इस पर घेरने का प्रयास कर रही है। एक सॉलिड भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भी एक मुद्दा लगा है, निश्चित तौर पे वो भी घेरना चाहेगी। और राजनीति है, कोरी राजनीति है ये, किसको कौन सी सजा मिलेगी, ये आप भी रहेंगे यहीं पे और हम भी रहेंगे यहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि चुनाव न लड़े। मैथिल साहब 30 सेकंड्स।
देखिए, मैंने पूर्व में जो कहा कि ये जो हिंसा हुई थी, ये सपा विधायक और सपा सांसद इन दोनों की आपस की दुश्मनी में हुई थी। जिस प्रकार से दोनों दलों में आपस में गोलीबारी हुई और इस चीज को स्वीकार किया था सपा के उस समय के प्रतिनिधि मंडल ने कि दोनों ही इकबाल और बर्क इन दोनों में आपस में अदावत है। और वहां पर पुलिस अधिकारियों की जो रिपोर्ट थी, पुलिस जिस प्रकार से घायल हुई, वो ये बताता है कि किस प्रकार से वहां हथियार बंद भीड़ थी। और एक छोटी सी बात, भारत में रहकर जय श्री राम का नारा तो हिंसक है और वो लग नहीं सकता, लेकिन आपने इस पे आपत्ति नहीं कही, इस पे आपने उनको जो है धमकी नहीं दी, इस पे आपने उनको चेतावनी नहीं दी। मिस कर दिया आपने, मिस कर दिया, आपने जैसे मिस मुझे कर दिया, चेतावनी दी, मिस कर दिया। इनको भी आपके लिए चेतावनी दी रिप्लाई गई नहीं थी करूंगी आपको। मैथिल साहब, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात मैथिल साहब, ये चलेगा इसीलिए चलेगा क्योंकि उसके लिए उनको टोका गया और आपने नहीं सुना, तो वो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल डिबेट में करते हैं जिसके लिए टोका जाना चाहिए, तो आप पहले भी टोके गए थे, आप पहले भी टोके गए थे, आप आज भी टोके गए हैं और आप आगे भी टोके जाएंगे मैथिल साहब। आप टोके पहले भी जाएंगे अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो। जय श्री राम का सीधे तौर पर यह कहा गया कि इस देश में जय श्री राम के नारे लगाना क्या क्रिमिनल ऑफेंस है या सर तन से जुदा नारे लगाना क्रिमिनल ऑफेंस है, तय कर लीजिए। अगर आप ये नहीं सुन पाए, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम मैथिल साहब।